तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को समझने के लिए हमारे लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि बाइपोलैरिटी का एक्चुअली क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग वीडियो होने वाला है, शायद 2 पार्ट्स में आएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा आप लोग को लगता है कि वक्त की कमी है, बहुत ज्यादा बिजी हो जिंदगी में, बहुत कहीं टूप चला रहे हो, तो वीडियो को 1.5 या 1.25x के स्पीड में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेलिवेंट चीजें इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि व्हाट इज बाइपोलैरिटी हमें समझने की जरूरत है। बाइपोलैरिटी को मैंने ऑलरेडी रफली बोला कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ बाइपोलैरिटी। दिस वाज ए फेज, एक दौर था, ठीक है। सो व्हेन डिड इट बिगिन, ये दौर कब शुरू हुआ? 1945 में बिगिन हुआ था। 1945 में ऐसा क्या खास था? 1945 was the year when the World War II had ended. 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चला था। और 1945 में जब ये एंड हुआ वर्ल्ड वॉर टू, उसके एंड होते ही तुरंत उसी के इमीडिएट बाद ये फेज ऑफ बाइपोलैरिटी शुरू हो चुका था। व्हाई डिड इट बिगिन, क्यों शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर मिसपरसेप्शंस बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स, जो मैंने पहले ही बताया था, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में शुरू हुए मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशंस की वजह से बाइपोलैरिटी का जो पेज था वो शुरू हुआ था। किस तरह के मिसकम्युनिकेशंस? इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाने की हमें जरूरत है कि वर्ल्ड वॉर टू जो था उस पे आप लोगों को पता होगा कि यूएसए एंड यूएसएसआर सेम टीम से फाइट कर रहा था। अगर नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके वर्ल्ड वॉर टू का वीडियो आप लोग चेक कर सकते हो। यूएसए एंड यूएसएसआर, जिनको हम एलाइड पावर्स कहते थे वर्ल्ड वॉर टू में, वो एक टीम से, ब्रिटेन भी था इसके साथ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक टीम में होकर किससे लड़ रहे थे? एक्सिस पावर्स से लड़ रहे थे। एक्सिस पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान, ये सब कंट्रीज थे, ठीक है। सो इनके अगेंस्ट ये जो अलाइड टीम है इट वाज फाइटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि सेम टीम में रहने के बावजूद भी, सेम टीम में होने के बाद भी, ऐसा क्या होता है वर्ल्ड वॉर टू खत्म होते होते कि इमीडिएटली उसके बाद ये दोनों दुश्मन बन जाते, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान शुरू होने के बाद से ही, कुछ ही दिनों के बाद से ही, यूएसएसआर जो है उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से ही था। उसको ये हमेशा लग रहा था कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट कर तो रहा है, बट पूरा एफर्ट नहीं डाल रहा। जितना इसकी कैपेसिटी है वो इतना नहीं डाल रहा है। वो दूर बैठा है, बीच में अटलांटिक ओशन सिचुएटेड है। अटलांटिक ओशन इज सिचुएटेड इन बिटवीन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स या नॉर्थ अमेरिका। तो यूएसएसआर ये अपने मन में सोच रहा था कि ये जो यूएसए थोड़ा दूर बैठा हुआ है, डायरेक्टली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड नहीं है। एंटायर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ चल रहा है? यूरोप के अंदर चल रहा है। सारा नुकसान, सारा डिवेस्टेशन, सारी डैमेज कहाँ पे चल रही है? वो यूरोप के अंदर चल रही है। आप जर्मनी ले लो या फिर फ्रांस ले लो या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोवियत यूनियन ले लो, इन सब चीजों में लड़ाइयां चल रही है इन सब जगहों पे, ठीक है। और यूएसएसआर को ये लग रहा था कि यूएसए को जब फायदा होता है वो आके पार्टिसिपेट कर लेता है, एक आध गोली चला देता है, एक आध बम फोड़ देता है और फिर चले जाता है। और पूरी लड़ाई जो है वो कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, यूएसएसआर। क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक्त सबसे स्ट्रांग पावर 1939 1940s के आसपास सिर्फ यूएसएसआर था। तो एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग था कि यूएसए कुछ खास नहीं कर रहा है, मेरे से ही लड़वा रहा है, मेरा ही सारा जो कॉस्ट है, सारा एक्सपेंसेस है, वो मेरे से ही लगवा रहा है। एक वो पहला था, जबकि सेम टीम में थे। सेकंड प्रॉब्लम ये हो गया कि जैसे ये रशिया तो लड़ रहा था, यूएसएसआर पूरी तरह से जर्मनी, हिटलर के साथ लड़ रहा था, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने ही लग रहा था। हिटलर के हाल ऑलरेडी बहुत बुरे थे, हिटलर सरेंडर करने ही वाला था 1945 में, कि उसके बिल्कुल थोड़े ही वक्त पहले यूनाइटेड स्टेट्स आता है और 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप कर देता है हिरोशिमा एंड नागासाकी में। तो यूएसएसआर को ये भी लगा कि ये जब जंग पूरी खत्म होने को आ रही है, हम इसको खत्म कर सकते थे अननेसेसरीली। इसके एंड के तरफ तुम हीरो बनने के लिए, तुम दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने इस वार को खत्म किया है, अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तुमने आके 2 बम फोड़े और तुमने ये दुनिया को ये दिखाया कि मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं भी लड़ा हूं, यूएसएसआर भी पूरे टाइम लड़ा है। इनफैक्ट इसी की ज्यादा नुकसान हुई है अमेरिका से भी ज्यादा। तो ये सब जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, एडेड विथ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये जो क्या है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से इन दोनों के बीच क्या शुरू हो जाता है? समथिंग कॉल्ड कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस मिलेंगे आपको चैनल के अंदर। कोल्ड वॉर क्या है, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या है, व्हाट वेयर दी आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स, ये सब अलग अलग वीडियोस पे आप लोगों को मिल जाएंगे, डोंट हैव टू वरी। यहाँ सिर्फ हमें एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को समझना है, और उसी के लिए हमें मीनिंग ऑफ बाइपोलैरिटी समझना था। तो मैंने आपको ये क्विकली समरी में बता दिया कि बाइपोलैरिटी क्या है।
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर है, उसी को हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो था दो टीम्स में कंप्लीटली बढ़ चुके थे। ये कब से कब तक था? 1945 से लेके 1991 के आसपास तक ये था। 1945 में क्या स्पेशल है, मैंने बताया कि इस पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। और 1991 में क्या स्पेशलिटी है, इसमें सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, यानी कि टूट चुका था, यानी कि खत्म हो चुका था। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो चुका था। तो दो पावर ब्लॉक्स में से एक पावर ब्लॉक जब टूट के खत्म हो चुका था, उसी को हम कहेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, सो एक बार क्विकली बताता हूँ। बाइपोलैरिटी क्या है? दो टीम्स के बीच की लड़ाई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको हम कोल्ड वॉर फेज भी बोल सकते हैं, 1945 से लेके 1991 तक। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का क्या मतलब है? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब है डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन ऑफ वन ऑफ दीज टू पावर्स। और वो टूटने वाला पावर कौन था? टूटने वाला पावर था यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। ठीक है, इसी को हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी भी बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर भी बोलते हैं। ये तीनों चीजें बिल्कुल एक मीनिंग रखती है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब। तो सोवियत अब खत्म हो गया। जो ब्रीफ मैंने आप लोगों को बेसिक फाउंडेशन देना था, वो अब खत्म हो चुका है। अब हम स्पेसिफिकली कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सीयूटी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूटी यूजी के लिए। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को मैंने पहले ही बताया था कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एक और नाम क्या है। ये अभी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट अदर नेम डू वी कॉल एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, तो उस पे आपको लिखना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज ऑल्सो नोन एज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज ऑल्सो नोन एज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, सो बाइपोलैरिटी खत्म हुआ सोवियत सिस्टम की वजह से। तो सोवियत सिस्टम के टूटने की वजह से जब बाइपोलैरिटी खत्म हुआ, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सोवियत सिस्टम क्या था। कैरेक्टरिस्टिक्स या सोवियत सिस्टम के बारे में कुछ बताइए। ये 200% श्योर है कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोवियत सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर का बेसिक हम देख लेते हैं, ये सारे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर पूछ सकता है। When did रशियन रिवॉल्यूशन टेक प्लेस पूछ सकते हैं। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसी के बाद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बना। क्या मतलब है इसका यूएसएसआर का? यूएसएसआर एक ग्रुप था, एक यूनियन था। इट वाज ए ग्रुप वेर इन 15 स्मॉल रिपब्लिक्स ऑफ यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। यूरोप और सेंट्रल एशिया के 15 छोटे बड़े रिपब्लिक्स जुड़ के एक यूनियन बने थे, एक ग्रुप बने थे, एक टीम बने थे। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इन छोटे छोटे रिपब्लिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल जो रिपब्लिक था वो रशिया था। ठीक है, कई लोग ये गलती करते हैं कि रशिया इज द मीनिंग ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का मतलब ही रशिया है, ये समझ के बैठते हैं। ऐसी बात नहीं है। रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, वन ऑफ द रिपब्लिक्स इन द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, उसके अलावा और भी रिपब्लिक्स थे, जैसे बेलारूस, यूक्रेन, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, ऐसे बहुत सारे और भी रिपब्लिक्स थे, और भी कंट्रीज थे जो इस यूनियन के पार्ट थे। ठीक है, और क्या चीजें थी? ये सोशलिज्म को फॉलो करते थे। ये जो पूरा सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन एंड ऑल द कंट्रीज विद इन दिस इन दिस यूनियन, वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। सोशलिज्म क्या है उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगा, पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक्स वाले जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल में है वहां चले जाना, या फिर हमारा जो ऐप है एग्जाम बंधु क्लासेस, उस पर जा सकते हो, वहां भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं और कई सारे पेड, 200, 300, 400, 500 अलग अलग रेंज से कोर्सेस हैं। आप लोग जाके उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, सो सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म का मतलब है इक्वालिटी बिटवीन सिटीजन। सारे सिटीजन्स इक्वल है हमारे सामने, स्टेट के सामने, गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के नजरों में सारे सिटीजन्स इक्वल है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं अंडर सोशलिज्म। हम क्या समझते हैं, हम क्या मानते हैं कि सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो सारे ही रिसोर्सेस हैं, वो स्टेट को ओन करना चाहिए, गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए, और गवर्नमेंट को उसके बदले में जो जनता है, जो पब्लिक है, उनको सर्विसेज या उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, सो एग्जांपल अगर दूं तो मोबाइल फोन का अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग सब अपना अपना मोबाइल फोन यूज करते हो, तो अगर हम मोबाइल फोन का एग्जांपल दें तो हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म एक वो सिस्टम है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मोबाइल फोन इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। हर कोई इंसान अपने पास प्राइवेट मोबाइल फोन नहीं रखेगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी
कॉलिंग बूथ्स या पीसीओ या पब्लिक बूथ्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट मैनेज करेगी। फ्री होंगे, आप जब चाहो फ्री होंगे, या थोड़े थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, आप वहां जाओ, जाकर पैसे भरो, या फ्री है जो भी है, उस सिस्टम को उस तरह से यूज करके आप कॉल करो। ठीक है, तो उससे क्या है, इक्वालिटी बनेगी। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी हम अलाउ कर देते हैं तो क्या होगा, कोई 15 प्रो लेगा, कोई 16 प्रो लेगा, कोई सैमसंग लेगा, कोई एमआई लेगा, रेडमी लेगा, देयर इज गोइंग टू बी इनइक्वालिटी। सो सोशलिज्म बिलीव करता है कि हम स्टेट कंट्रोल करेंगे सारे रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और जनता सिर्फ उनको यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी, उसके बदले गवर्नमेंट हमें कुछ और सेवाएं देगी या कुछ टैक्सेस पे करेंगे, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था सोवियत सिस्टम। थर्ड क्या था, देयर वाज डोमिनेंस ऑफ वन सिंगल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन जो था वही डोमिनेंट था, सारे डिसीजंस वही लेता था, कोई ऑल्टरनेटिव, कोई ओपोजिशन या कोई इस तरह के सिस्टम वहां पे नहीं था। एंड ये कैसे फंक्शन करता था, ये फंक्शन करता था विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग सुप्रीम सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटेरियन रूल या ऑथोरिटेरियन ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ये काम करता था, परफॉर्म करता था, और एक प्लान इकोनॉमी को फॉलो करता था। ठीक है, सो ओवर द टाइम धीरे धीरे सारे और भी कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन कंट्रीज जुड़ने लगे इसके साथ, और फाइनली 15 कंट्रीज टोटल बन के सोवियत यूनियन तैयार हुआ। ठीक है, और सोवियत यूनियन यानी कि इस पूरे टीम को, यूएसएसआर के अंदर का जो ये पूरा टीम था, इसको सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जाना जाने लगा, सेकेंड वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 200% चांस है एग्जाम में पूछने का। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली तैयार करो, देयर इज 200% चांस है कि आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, सो इसको बहुत ध्यान रखना है। तो यूएसए के अंदर, यूएसए का जो टीम था, वेस्ट का जो टीम था, उसको हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, और जो सोवियत यूनियन का टीम था उसको हम सेकेंड वर्ल्ड कहते हैं। और इसी के साथ रिलेटेड है, जो इसके अलावा जो इसके बाहर के कंट्रीज थे, उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे उस वक्त। अभी तो नहीं रहा ऐसा कोई डिवीजन, आज के डेट पे नहीं रहा, उस वक्त था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। आज के डेट पे आफ्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी ऐसी कोई डिवीजन हमारे पीछे में देखने को नहीं मिलता। सो दीज वर सम थिंग्स अबाउट द सोवियत सिस्टम। नाउ लुक एट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। इसको बहुत ध्यान से देखना, फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन को, क्योंकि ये जो फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन है, इसी के अंदर बसे हुए हैं, इन्हीं फीचर्स में छुपे हुए हैं रीजन्स, इन्हीं फीचर्स के अंदर छुपे हुए हैं रीजन्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को क्विकली बताओ, हम एक और क्या नाम से जानते हैं, व्हाट अदर नेम डू वी नो इट एज? वी नो इट एज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, और एक किस नाम से जानते हैं इसको, हम जानते हैं एंड ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से। ठीक है, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के नाम से जानते हैं, और एंड ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या थे, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के रीजंस को हम कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, विद इन द फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन इटसेल्फ। सोवियत यूनियन के इसी तरह के फीचर्स थे कि भैया वही जो थे वही रिस्पॉन्सिबल थे इसके डैमेज, डिस्ट्रक्शन या डिसइंटीग्रेशन। पहला है कलेक्टिवाइजेशन एंड प्लानिंग। कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं इन फीचर्स के अंदर, कुछ निगेटिव चीजें भी हैं। ठीक है, वन ऑफ द सुपर पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन जो था, एक वन ऑफ द सुपर पावर्स था। एक तो अमेरिका था और दूसरा सोवियत यूनियन था। इसके अलावा कोई और कंट्री ऐसा उस वक्त नहीं था 1945-46 में जो कि इतना ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था। इंडिया वगैरह के तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वी वर स्टिल अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अंटिल 1947। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर स्टिल अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो 1945 में कहने का ये मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद अगर पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई पावरफुल था, पूरे ग्लोब में अगर कोई पावरफुल था, तो वो था सोवियत यूनियन। कलेक्टिवली, सिर्फ रशिया नहीं, कलेक्टिवली पूरा सोवियत यूनियन, जो 15 देशों का एक ग्रुप था। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट ऑलरेडी थे, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स थे, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, आज भी है। ऑयल, गैस, हाइड्रोकार्बन, आज के डेट पे भी वो सारी अवेलेबिलिटीज है। और उस वक्त भी ये सारी चीजें थी जो कि बहुत बेनिफिट करता था, हेल्प करता था सोवियत यूनियन को। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ज्यादा एडवांस था, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एडवांस था उस वक्त, प्रोडक्शन करते थे वो पिंस से लेके कार्स तक, सारी चीजें डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही मैन्युफैक्चर करते थे। और परचेज भी उसको डोमेस्टिकली ही करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है या कुछ एक्सपोर्ट करना है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वर नॉट देयर। गारंटी था सारे ही लोगों को, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सबके लिए इंश्योर्ड था। मैंने पहले ही बताया था सोशलिज्म में क्या है, स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस होता है, तो हर किसी को ये देखा जाता था कि सब्सिडीज मिल जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाए, एजुकेशन फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं रखा हुआ था उन्होंने।
तो कहाँ से लोग पे करेंगे? लोग पे करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर पा रही है, इसलिए। तो ये दो तरफा एक रिलेशन था, गवर्नमेंट के अंदर वो काम करेंगे, गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, और रिस्पॉन्स में क्या है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये सारे कुछ अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें थी। बट कुछ निगेटिव चीजें भी थी, देयर वर सर्टेन नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो विद इन द सोवियत यूनियन, जो कि बहुत बुरा हाल था, जिसने कि इसको डिसइंटीग्रेट होने के लिए मजबूर किया था। सबसे पहला था, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस पहले ही कर चुका था, कि अथॉरिटेरियन रूल, बहुत स्ट्रिक्ट रूल था वहाँ, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, अफसरों का बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हुआ करता था। डेट वाज वन थिंग। सेकेंड थिंग जो था, कोई डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं था, मैंने पहले ही बोला, देयर वाज लैक ऑफ डेमोक्रेसी, देयर वाज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, देयर वाज लैक ऑफ कंपटीशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब लिबर्टीज, ये सब चीजें वहां बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। वन पार्टी सिस्टम था, बहुत टाइट कंट्रोल था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था गवर्नमेंट का, जो मन करता था वो करता था, कल मन करे ये कर दिया, परसों मन किया वो कर दिया। सो दिस काइंड ऑफ लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस वर देयर। 15 जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, मैंने पहले बोला कि इन पूरे 15 देशों में सबसे पावरफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल कौन था? रशिया। ठीक है, जब रशिया इतना ज्यादा पावरफुल था, तो बाकी जो 15 और छोटे छोटे, 14 और 14 और रिपब्लिक्स थे, उनको लगने लगा कि इस पूरे यूनियन का, जिसका हम सारे ही मेंबर हैं, उसको डोमिनेट तो कर रहा है ये भाई साहब रशिया, अपना बाबू। हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा, हमारे लैंग्वेजेस अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा वे ऑफ लाइफ अलग है, बट उनको तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। सारे रशियन सेंट्रिक, रशिया डोमिनेटेड एक पॉलिसी चल रही है यहाँ, सारे रशिया के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बन रहे हैं, तो हमारे फ्रीडम का क्या? तो ये एक सेंस धीरे धीरे ओवर द इयर्स डेवलप होने लगा, जो कि नेशनलिज्म की तरफ उनको पुश करता गया, कि हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, हमें नहीं रहना है सोवियत के साथ। जो कि बढ़ते बढ़ते फाइनली 1991 पे कंप्लीटली ये लोग बाहर निकल गए थे। और जो वेस्ट अमेरिका के साथ कंपटीशन जो लगा रखा था सोवियत यूनियन ने, उस कंपटीशन को, उस बाइपोलैरिटी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था, और बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे थे, जो कि हम किसी ऑल्टरनेट चीज पे इस्तेमाल कर सकते थे, लोगों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के लिए हम यूज कर सकते थे, जो कि ना करते हुए हम कहाँ डाल रहे थे, यूएस के साथ कंपटीशन करने में डाल रहे थे। तो लोगों को धीरे धीरे समझ समझ में आने लगा कि क्यों बिना मतलब की चीजें, पैसे वेस्ट कर रहे हो, हमारे ऊपर पैसे खर्च करो, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इन कंपटीशन विद अमेरिका, ठीक है। सो और जो सबसे बड़ा जो फेटल एक रीजन था, दैट वाज द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। 300% लिख लो चांस, पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन सीबीएसई 12th एग्जाम एज वेल एज सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में आपसे पूछने की पूरी गारंटी है कि सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सोवियत यूनियन ने सोचा था कि अफगानिस्तान एक छोटा सा कंट्री है, उसको फटाफट जाके अटैक करूंगा, कब्जा करके वापस आ जाऊंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। कम से कम 12 साल, 15 साल तक सोवियत यूनियन वहीं फंसा रहा अफगानिस्तान में, वहां से विड्रॉ नहीं कर पाया। और बुरी तरह से अपने इकोनॉमी को उन्होंने डिप्लीट किया बाय अननेसेसरीली इन्वेडिंग द सोवियत यूनियन, ठीक है। तो कुल मिला के अब बात ये हुई कि जो पब्लिक वहां की थी, जो पॉपुलेशन वहां की थी सोवियत यूनियन के अंदर, इन दी ऑल दी सोवियट्स, ऑल दी 15 सोवियत रिपब्लिक्स, बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अब उनको चाहिए था कि भैया इसका अंत करो, और बहुत ज्यादा वो हर वक्त एक्साइटेड, हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट, कुछ ना कुछ मूवमेंट करने की तैयारी में रहते रहे, ठीक है। तो इसी वक्त ये जो सारा पूरा माहौल बनकर तैयार हो चुका था, बिल्कुल सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने ही लग रहा था, ये डिसइंटीग्रेशन का पूरा जो माहौल बन रहा था, उसी वक्त क्या है, एक नया लीडर सोवियत यूनियन में आता है। हिज नेम इज मिखाइल गोर्बाचेव। और इस लीडर के आने के बाद जो फाइनल, कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो फाइनल हथौड़ा मारने वाला काम जो था, वो मिखाइल गोर्बाचेव ने आके कर दिया। कि फाइनल जो बचा कुचा रह गया था, उसको मिखाइल गोर्बाचेव ने आके, जब जो जो चेंजेस मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आया, उन चेंजेस की वजह से कंप्लीटली ट्रिगर हो गया, और सोवियत यूनियन बिल्कुल हाथ से निकल गया, कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? मिखाइल गोर्बाचेव वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी हु केम टू पावर इन 1985, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज थे, बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज को ही हम क्या कहते थे, जो जनरल सेक्रेटरी है उसी को ही हम सोवियत यूनियन का, पूरे सोवियत यूनियन का लीडर के नाम से जानते थे, हेड के नाम से जानते थे। जैसे कि हम प्रेसिडेंट को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं, उसी तरह से सोवियत यूनियन के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी के अंदर से ही चुन के बनता था, उसी को हम सुप्रीम लीडर समझते थे सोवियत यूनियन का, ठीक है। सो 1985 में इस पोजीशन में कौन आता है? मिखाइल गोर्बाचेव आता है। ऐसे बहुत सारे थे, लेनिन, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे। कुछ स्लाइड्स आगे जाओगे तो उसका पूरा
स्निपेट्स मैंने दिया हुआ है, क्योंकि सीयूटी एग्जाम और क्लास 12 एग्जाम के लिए बहुत एसेंशियल है उनका नाम और उनके पीरियड और उनके ईयर्स को याद रखना। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा वो, इनफैक्ट कुछ स्लाइड्स और आगे बढ़ेंगे तो वो एक कंप्लीट लिस्ट मैंने बना के दिया हुआ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो क्या कह रहा था मैं कि ये जो लीडर 1985 में पावर में आया, मिखाइल गोर्बाचेव नाम का, वो आते ही वो बिल्कुल एकदम पीक पे ऑलरेडी था सिचुएशन, माहौल बिल्कुल खराब था, जनता बिल्कुल खुश नहीं थी। तो उसको ये लगा कि मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा, क्योंकि अब बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अब वो सिस्टम नहीं है कि जबरदस्ती दबा के हम रख तो रहे हैं मिलिट्री या पुलिस को यूज करके, बट ये बहुत ऐसा लग रहा है कि अब फटने वाला है ये प्रेशर कुकर, ठीक है। सो मिखाइल गोर्बाचेव सोचता है कि प्रेशर थोड़ा सा मैं रिलीज करूंगा, आके थोड़े से चेंजेस लाऊंगा ताकि जनता शायद खुश हो जाए, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो चेंजेस करने की बेचारे ने कोशिश की, उसी से ही बेचारा पूरा सोवियत इंटीग्रेशन, सोवियत यूनियन को हाथ से कंप्लीटली निकाल चुका था और डिसइंटीग्रेट हो चुका था, ठीक है। सो इसने क्या किया, सबसे पहले चेंजेस उसने चेंजेस किए कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी, एक। दूसरा उसने क्या किया कि वेस्ट यानी अमेरिका के साथ थोड़े बहुत रिलेशंस अच्छे बनाने शुरू किए, क्योंकि वो बिल्कुल ही क्लोज्ड इकोनॉमी चल रहा था सोवियत यूनियन में, बाहर के किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे थे वो। और इसके चलते धीरे धीरे वो सेचुरेशन पहुंच रही थी उनकी इकोनॉमी, शुरू में तो ग्रो कर रही थी, बट कब तक आप अकेले में कब तक ग्रो करोगे ना, ये आप अपना एग्जांपल भी ले सकते हो कि ठीक है आप पढ़ते हो, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, बाकी दुनिया किसी को नहीं मिलते हो, किसी से नहीं जानते हो, बट कब तक ऐसे ग्रो करोगे, एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको जरूरत है किसी टीचर की, किसी मेंटर की, किसी स्कूल की, यू नीड दी सपोर्ट ऑफ दी आउटसाइड। सो वही बात सोवियत यूनियन के साथ भी था कि बंद होके कब तक हम ग्रो करेंगे, हमें बाहर वालों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन और रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो वो दूसरी चीज वो क्या करता है कि वो वेस्ट के साथ थोड़े से रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है। दो उसके पॉलिसीज बहुत फेमस थे, एग्जाम में पूछेंगे ही, पूछने की फुल गारंटी है। ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका नाम के दो पॉलिसीज वो लेकर आया था। वैसे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स उसने इनिशिएट किए थे, बट ये जो दो पॉलिसीज थे ये काफी पॉपुलर थे, काफी फेमस थे, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछे जा चुके हैं। ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रिफॉर्म्स, ठीक है। रिफॉर्म्स इसको लिख लो चाहो तो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आएगा ही एग्जाम में, दैट्स फॉर श्योर। ओपननेस, अरे सो सॉरी, ओपननेस, ओपननेस का मतलब क्या हुआ, ओपननेस का मतलब हुआ ग्लासनोस्ट। और पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब हुआ, पेरेस्ट्रोइका का मतलब हुआ रिफॉर्म, या फिर रीस्ट्रक्चरिंग इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग। तो एक पॉलिटिकल लेवल पे आया और दूसरा इकोनॉमिक लेवल पे आया। पेरेस्ट्रोइका जो था वो पॉलिटिकल, वो इकोनॉमिक लेवल पर आया, ठीक है। इकोनॉमिक लेवल पे जो चेंजेस उसने इकोनॉमी के अंदर किए, ओनरशिप पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश की, प्राइवेट ओनरशिप थोड़ा थोड़ा अलाउ करने की कोशिश की, वो पेरेस्ट्रोइका के अंदर आ गया। और ग्लासनोस्ट के अंदर क्या था, ओपननेस, कि लोगों को थोड़े से राइट्स दिए जाएंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाएगा, अपने लिबर्टीज थोड़े बहुत दिए जाएंगे, ठीक है। सो ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जो थे, ये इस तरह के चेंजेस थोड़े से वो लेकर आया था। वही नीचे दिए हुए सिविल लिबर्टीज किए थे। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने क्या बोला कि यही रिफॉर्म्स जो थे ये बैकफायर करने लगा उस पे, दो तरफ से धुलाई होने लगी मिखाइल गोर्बाचेव की। एक तो धुलाई होने लगी कम्युनिस्ट पार्टी के ही जो हार्डलाइनर लीडर्स थे, जो कि कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट लीडर्स थे, जो नहीं चाहते थे कि कोई चेंजेस आए। एक तो उनका सपोर्ट मिखाइल गोर्बाचेव के नीचे से हट गया बाकी लीडर्स का, और दूसरा जो था जनता, जिसके लिए इसने किया था, जनता ने भी इसकी खूब बजाई हर तरफ से। क्यों? क्योंकि जनता वाज ऑलवेज डिमांडिंग मोर, ये हम सबके साथ है, जितना मिले कम है, और ज्यादा चाहिए। तो पब्लिक वाज लाइक बहुत कम किया है तुमने, इतने सालों से हम घुट घुट के रह रहे हैं, पिछले पता नहीं कितने सालों से, अब तुम कर भी रहे हो इतना कम कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला तो और उसको बढ़ाने लगे वो, ओपननेस को मिला, ओपननेस मिला तो और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे वो, कि भैया थोड़े से वैसे काम नहीं चलेगा, पूरा ही चेंज लेकर आओ, ठीक है। नीचे एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, वो जो थोड़ा सा इरेज हो गया है, लेट मी, कवर हो गया है राइटिंग से, लेट मी रिमूव इट टू शो यू। ठीक है, जो ये नीचे लिखा हुआ है ये एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1991 में एक कूप होता है, कूप या फिर इसको कू कहते हैं, बट समझने के लिए लेट अस कॉल इट कूप। कू का क्या मतलब होता है या कूप का क्या मतलब होता है, एन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो, एन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो ए लीडर। ये म्यांमार में बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना होगा मिलिट्री को या मिलिट्री को। बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर है मिलिट्री को। पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है मिलिट्री को, ठीक है। सो कू या कूप का क्या मतलब होता है, एन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द लीडर। सो 1991 में एक कू किया गया था या कूप किया गया था टू ओवरथ्रो मिखाइल गोर्बाचेव। ये किसने किया था, ये किया था कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के ही जो हार्डलाइनर लीडर्स थे,
लीडर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही जो हार्डलाइनर लीडर्स थे, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और भी ज्यादा नहीं चाहते थे चेंजेस होना, उन लोगों ने चाहा था मिखाइल गोर्बाचेव को ओवरथ्रो करना। ठीक है। और यही सब चीजें जो थी, इन सब चीजों की वजह से फाइनल हम पहुंचते हैं डिसइंटीग्रेशन की तरफ। अब सारी चीजों को एक साथ जोड़ लो। एक जनता का डिससेटिस्फेक्शन, दूसरा नेशनलिज्म का डिमांड, तीसरा मिखाइल गोर्बाचेव और उसके चेंजेस, जिसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी लीडर के अंदर से ही डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रोटेस्ट एंड कू ऑफ 1991, ये पूछते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस में। और फाइनली एक नया लीडर उसी वक्त निकल कर आता है, उसका नाम है बोरिस येल्त्सिन। ठीक है। उसी वक्त रशिया के अंदर से, मैंने क्या बताया था, रशिया जो है 15 रिपब्लिक्स में से एक है, उसी में एक लीडर नया निकल कर आता है, बोरिस येल्त्सिन। येल्त्सिन, यहाँ स्पेलिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट येल्त्सिन, इट्स येल्त्सिन। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन नाम का एक लीडर रशिया से निकल कर आता है, जो कि एक रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आता है, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, द आइडिया ऑफ बेटरनेस, ये सब चीजें बन के नेशनल लीडर बन के आता है, बड़े बड़े भाषण देता है, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, यहाँ यहीं तक रखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी 25-30 मिनट्स का ये वीडियो बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और नेक्स्ट वीडियो को देखना, नेक्स्ट वीडियो को जाके देखोगे तो बाकी की चीजें मिल जाएंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए भी कई सारी इंफॉर्मेशन आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मुझे समझ में आ जाएगा जब आप लाइक करोगे या कमेंट करोगे या फिर सब्सक्राइब तो करोगे ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।